हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की जो पात्रता परीक्षा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें हमने पांचों सब्जेक्ट की एक एक प्रैक्टिस सेट अभी तक करा दिया है। अब हम आज सीडीपी का दूसरा प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं, जहाँ पे हम 30 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कशन करेंगे। अब मेरा जो प्रैक्टिस करने का तरीका ये रहता है कि उस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कि क्यों सही हुआ और क्यों गलत हुआ, और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ और सही हुआ तो क्यों। एक बेहतर एनालिसिस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ताकि ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर लें, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको टैकल कर लें। तो इस क्रम में हम सबसे पहले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं इसमें क्या पूछा है। और आप लास्ट में ये देखिएगा, जो यहाँ पे हम क्वेश्चन बताएं आपके कितने आंसर आ रहे हैं या आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और इसके बाद आप कितने सही कर पाएंगे या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ठीक, तो अगर हम पहले यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, क्या दिया है कि अधिगम और विकास पर्यायवाची शब्द है। ऐसा है? कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि अधिगम अलग चीज़ जो हम सीखते हैं, और डेवलपमेंट क्या है, विकास जो हमारा हो रहा है, मतलब जो हमारा चाहे बौद्धिक विकास हो रहा है चाहे शारीरिक, तो उसके अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा अधिगम जो है, जो हम सीख रहे हैं, और जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बट इसको अगर हम एक अलग भाषा में इसको देने जाए तो इसको क्या बोलते हैं, परिपक्वता कहते हैं। ठीक, जो लगभग 18 साल के आसपास तक ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। तीसरा ऑप्शन को हम देख लेते हैं, क्या दिया कि विकास अधिगम से स्वतंत्र है। ऐसा कुछ नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा क्या, विकास के बाद अधिगम का परीक्षण। ऐसा कुछ नहीं, विकास होने के बाद फिर अधिगम का परीक्षण किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा सबसे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन क्या दिया है, अधिगम और विकास एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं, जो कि ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो पहले की बात करें, यहाँ पे क्या दिया, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सही है बिल्कुल, क्योंकि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको निरंतर का सिद्धांत भी कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, दूसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ दिया है कि क्योंकि नहीं की बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरे ऑप्शन की बात की तो विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है। बिल्कुल, जब एक बच्चा मतलब पैदा होता है तो उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों उसके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है। ठीक, तो ये भी सही होगा। तीसरा ऑप्शन की बात करें, विकास परिवर्तनीय है। विकास जो डेवलपमेंट जरूरी नहीं कि आज मतलब 10 गुना वृद्धि से हो रहा है तो कल 50 गुना से होगा, मतलब ये चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता कि बचपन में जैसे हम 1 से लेकर 3 साल तक हमारी हाइट करीब 4 नहीं, लेकिन फिर भी 2 से ढाई 3 फीट की हो जाती है 3 साल तक जाते जाते। ठीक, तो इतनी हो जाती है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या हमारी उसी तरह से अगर हमारी ग्रोथ हो तो 18-19 साल जाते जाते हम लोग 40 से 50 फीट की हो जाएं। बट ऐसा नहीं है ना, उसमें परिवर्तन होता है, उसके रेट में परिवर्तन होता रहता है। ये तो मैं सिर्फ एक फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया, बाकी और सारी चीज़ें वो चीज़ें परिवर्तन होती रहती हैं। चौथे ऑप्शन की बात की जाए, यहाँ क्या है, विकास केवल, देखो केवल निगेटिव वर्ड आ गया तो ऐसे ऑप्शन गलत हो गया, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। विकास केवल संस्कृति द्वारा नियंत्रित और निर्धारित। तो ये बताओ, जो हमारे कल्चर है क्या उसी से आप डेवलपमेंट कर पाओगे? मतलब एक कह दिया जाए कि हम जैसे कल्चर का मतलब जो हमारे ट्रेडिशन जो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज की पूजा पाठ करिए, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे ही सिर्फ और सिर्फ, हाँ उससे थोड़ा प्रभावित होता है, बट पूरा नहीं होता। इसमें दिया केवल संस्कृति द्वारा ही प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है, संस्कृति द्वारा प्रभावित होता है, बट सिर्फ और सिर्फ इसी से नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही, क्यों गलत हो रहा है और सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि किसी व्यक्ति में के सर्वोत्तम विकास के लिए क्या चीज़ जरूरी है। केवल आनुवंशिकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अभी जस्ट इसके पहले यहाँ पे बात की है कि किसी व्यक्ति के विकास के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों जरूरी है। तो दूसरा ऑप्शन को मिल गया, जो कि सही है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों सही है, तो हमारे ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्या, केवल पर्यावरण। केवल वैसे निगेटिव वर्ड है, तैसे हम जान लेते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर दिया ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण, तो बिल्कुल गलत है। किसी व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही आवश्यकता होती है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया? दूसरा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया है, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है। प्राथमिक सामाजिकरण का मतलब बच्चा शुरू से चाहे अपने जो वैल्यूज सीखता है, जो वहाँ पे मतलब छोटे छोटे रूल सीखता है, मतलब खाना सीखता है, पीना सीखता है, किसी से बात करना सीखता है कैसे, और बाहर वालों से कैसे बात किया, ये सब कब से सीखता है? जब बचपन में होता है ना, पैदा होता है तभी शैशवावस्था से सीखता है। ऐसा तो नहीं कि जब बड़ा हो जाता है तब खाना पीना सीखता है। सामाजिकरण का मतलब है कि हर एक चीज़ के यहाँ पे देखा जाए तो बाल्यावस्था थोड़ी सी, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो बहुत कुछ सीख लेता है। तो जो प्रक्रिया होती है ये शुरू कहाँ से होती है? हमारे शैशवावस्था, जब बच्चा पैदा होता है ना, उसी समय से शैशवावस्था से ये प्राथमिक सामाजिकरण जो है शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि प्राथमिक सामाजिकरण में हमारा घर जो है वो क्या होता है, हमारा प्राइमरी जो हमारे प्राइमरी एजेंट होते हैं, और एक और कुछ होता है ऐसे कुछ करके,
एग्जैक्ट हमें नहीं याद है, बट आप जान लीजिए कि मतलब जो प्राथमिक सामाजिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा घर और हमारे पेरेंट, माता पिता होते हैं। ठीक, माता पिता ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये यहाँ किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें यहाँ पे क्या है, पियाजे के अनुसार बच्चे सभी वर्गों की अवस्थाओं के लिए तार्किक विचारों को लागू करने में सक्षम है। देखिए सभी वर्गों की समस्याओं, कोई भी समस्या हो और तार्किक विचार जिसमें वो लागू कर पाए, तो वह कौन सी अवस्था है। अब पियाजे ने 4 अवस्था दी थी। पहला संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक या उसको औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं। तो अब देखो संवेदी गामक में बच्चा बहुत कम चीज़ें सीखता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि तार्किक विचारों को लागू कर पा रहा है, और कोई भी सभी बच्चे सभी वर्गों की समस्या, कोई भी समस्या हो जहाँ पे अपना तर्क दे पा रहे हैं, ये कब होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, मूर्त में बच्चा बस कुछ नियमों को सीखता है, जैसे कुछ नियम जो है उसके सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक ये तो बाल्यावस्था से पहले की बात हो गई। तो बच्चा तार्किक विचारों का अध्ययन कब करता है, उसकी समस्याओं कब हल कर पाता है, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है। ठीक, जब उसकी एज कितनी होती है, 18 के आसपास हो जाती है, तो तार्किक विचारों को लागू करने में सक्षम हो जाता है। और कौन सी अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इसमें क्या है कि इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। अब देखो यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने तीन स्तर दिए थे और हर एक स्तर में 2-2 चरण दिए थे, मतलब 6 चरण थे। तो उसमें से ये पूछा पारंपरिक अवस्था, जो नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था है वो किसके अंतर्गत आती है। अब आप ध्यान देंगे जो उसका दूसरा स्तर था उसके दूसरे चरण मतलब चौथे चरण की यहाँ पे बात हो रही है। चौथे चरण में क्या था कि बच्चा जो है समाज के नियमों का जरूर पालन करे, क्योंकि यदि ना पारंपरिक अवस्था जो हमारे समाज ने नियम बनाए हैं उसको फॉलो जरूर करेगा। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि इसको हम फॉलो नहीं करेंगे हमको सब बुरा समझेंगे, हमारे बारे में गलत समझेंगे। और पहली बात इस चीज़ को एकदम स्वीकार कर लेता है, उसके अंदर ये आत्मबोध हो जाता है कि हमें ये नियम फॉलो करना ही है। ठीक, क्यों, क्योंकि सामाजिक सरोकार उससे होने वाला है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऑप्शन की बात करें क्यों नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन क्या था, अन्वेषण उद्देश्य एवं आदान प्रदान का सिद्धांत। ये कब आता है, पहले स्तर के दूसरे चरण में आता है। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है, एक ऐसा बच्चा होता है जो अगर आप उसको मारेंगे तो वो भी मारने की कोशिश करेगा, आप उसका सामान छीनेंगे तो वो भी सामान छीनने की कोशिश करेगा, आप उसे प्यार करें तो वो भी प्यार करने की कोशिश, मतलब एक दूसरे को देख के वो चीज़ें करें, मतलब कॉपीराइट यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। और सार्वभौमिक सिद्धांत ये क्या है, तीसरे स्तर का आखिरी चरण मतलब छठवां चरण है। छठे चरण में क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर समूह के लिए कोई काम किया जाए, ठीक, चाहे वो समाज के खिलाफ ही क्यों ना हो, नियम कानून भले वो विरोध करते हों, उसके अंतर्गत आते हैं सार्वभौमिक हुए। और ये क्या है, अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार व कानून सिद्धांत। ये इसके पहले हम जो वहाँ पे बताए थे कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत पड़ी तो नियम कानून को तोड़ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक सरोकार और महात्मोत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पारंपरिक अवस्था को दिया, मतलब बच्चा जो है जो परंपरा हमारे चली आ रही है नियम का उसको जरूर फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि उसको सामाजिक सरोकार करना और अपने आत्मबोध के लिए कि हाँ अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सामाजिक सरोकार एवं आत्मबोध। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम यहाँ बात करें, यहाँ पे क्या किया है कि शिक्षा की बाल केंद्रित प्रणाली पर मुख्य रूप से जोर देता है। कौन सा जोर देता है, पहला ऑप्शन की बात करें बिना बोझ की शिक्षा, हालांकि ये ठीक है, बट ये किसका था, कोठारी और कमिटी में कहा था कि बिना बोझ की शिक्षा, तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात हुई तो ये तो ठीक है, बट ये हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं थी, हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा आकस्मिक शिक्षा और आत्मव्यक्ति, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा गतिविधि आधारित शिक्षा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास में एक्टिविटी करा के अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चा बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीखेगा। ठीक, एक गेम करा दीजिए, मान लो उसको काउंटिंग सिखाना है, काउंटिंग वाली गेम करा दीजिए अल्टरनेट पढ़ा के। ठीक, तो क्या करेगा, एक्टिविटी कराने के बाद बहुत अच्छे से बच्चा सीखता है। यहाँ पे यही चीज़ दिया गया है, शिक्षा की बाल केंद्रित प्रणाली गतिविधि आधारित शिक्षा पर मुख्य रूप से जोर देती है। तो हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक चीज़ समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए, मुक्त वातावरण से सीखना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है, मतलब इस चारों विचार में किसका समर्थन करता है। अब चौथे ऑप्शन की हम बात करें, यहाँ क्या दिया, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों के माध्यम से बुद्धि का गुणन किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने अपने सिद्धांत में ऐसे कोई बात नहीं की है। तीसरी चीज़ की बात यहाँ की, रचनात्मक व्यक्तियों का अधिक बुद्धिमान माना जाता है। अच्छा, जो बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं उनको बुद्धिमान माना जाता है, ठीक, ऐसा कह सकते हैं, बट गार्डनर के सिद्धांत में ऐसा नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या है, बुद्धि जीवन काल में कई बार बदलती है उनकी। अब जैसे ये गार्डनर ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि बुद्धि जो है हर जीवन में, मतलब मान लो 50 साल की उम्र उसमें 5-6 बार बदलती है, 1-2 बार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास सही हो जाए। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है कि अधिकांश छात्रों में किसी न किसी रूप में बुद्धिमान माना जाता है। क्यों, गार्डनर जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था उसको 8 भागों में बांटा था। पहला भाग क्या था, भाषाई बुद्धि, दूसरा क्या था, तार्किक गणितीय विधि, तीसरा क्या था, संगीतिक विधि, चौथा क्या था, शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवा क्या था, स्थानिक बुद्धि, छठवां क्या था, प्राकृतिक बुद्धि,
बुद्धि, 7वां क्या था अंतर्वैयक्तिक और 8वां क्या था अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक, तो इसके अंतर्गत मतलब इन्होंने क्या कहा था कि कोई जैसे कितना भी हो, कोई भी दुनिया का चाहे मूर्ख से मूर्ख इंसान क्यों ना, इस 8 में किसी न किसी एक बुद्धि में वो बुद्धिमान होगा, चाहे भाषाई में चाहे तार्किक में। जैसे होता है ना, कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, ठीक, बट हो सकता है पढ़ने में बेकार हो, लेकिन उसको गार्डनर ने कहा कि वो बुद्धिमान है, किसी एक क्षेत्र में उसका कार दिमाग काम कर रहा है तो बुद्धिमान माना जाएगा। बुद्धिमान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना लिखना जाने। ठीक, और दूसरा चीज़ जैसे मान लो यहाँ पे दिया कि एक हम यहाँ पे बताए ना तार्किक एवं गणितीय, मान लो मैथ उसमें बहुत अच्छा है, गणित में वो बहुत अच्छा है, बट मान लो उसको खेल में एकदम बेकार है, लेकिन फिर भी तो उसको आप बुद्धिमान कह सकते हैं ना। तो इसी तरह की, तो इसीलिए कहा कि किसी न किसी रूप में बुद्धिमान माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 8 भाग बता दिए बुद्धि के, भाषा, तर्क, संगीतिक, शारीरिक, स्थानिक, प्राकृतिक, अंतर्व्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक। इसमें कोई न कोई एक बुद्धि में एक छात्र जो है बुद्धिमान होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक चीज़ समझ में आ रही है कि मैं बहुत अच्छे से इसको समझा रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लें। यहाँ पर दिया सौर एक प्रसिद्ध नर्तक है, मतलब एक अच्छा डांसर है, इसलिए उसके पास क्या होना चाहिए। अब देखो सौर एक डांसर है, तो अभी हमने बहुबुद्धि के सिद्धांत बताया ना कि भाषा, तर्क, संगीत, शारीरिक, गतिक। तो अगर कोई एक डांसर है तो उसका शारीरिक जो है वो चीज़ सही होना चाहिए, शारीरिक स्थैतिक बुद्धि सही होना चाहिए। उसे भाषा से कोई मतलब, मान लो उसको बोलना नहीं आता, एकदम मान लो गूंगा है, लेकिन वो डांस तो अच्छा कर लेगा ना, तो हमारा भाषा वाला गलत हो जाएगा। मान लो उसको गाना नहीं आता, संगीतिक बुद्धि नहीं है, लेकिन डांस तो कर लेगा ना, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इससे भी हमसे कोई लेना है। तो हमारा कौन सा जाएगा, शारीरिक स्थैतिक बुद्धि जो है वो हमारी सही होनी चाहिए। तो बच्चा जो सौर है एक प्रसिद्ध नर्तक हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आपको ऑप्शन समझ में आ गया हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है किसी विशेष भाषा के पतन का कारण है। अब किसी विशेष कोई भी भाषा हो उसका पतन कब होता है, कब, जब मूल भाषा के अलावा अन्य भाषा की स्वीकृति मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मूल भाषा हमारा क्या हिंदी है, और मान लो मूल भाषा हिंदी और एक इंग्लिश का भी स्वीकृति मिल जाए तो क्या मूल भाषा का पतन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका पतन तब होगा जब संकीर्ण सोच होगा। संकीर्ण सोच मतलब किसी भाषा को लेकर नहीं हमको हिंदी बोलना नहीं तो हमारा फ्यूचर बच्चे खराब हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक गलत सोच आप ले लें या असहिष्णुता ले लें। ठीक, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों, बी और सी दोनों सही हो जाएगा, यही नहीं सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि अगर हिंदी भाषा है, अगर संस्कृत या हिंदी इंग्लिश भाषा को स्वीकृति मिल जाए तो जो आपका विशेष भाषा वो पतन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कोई भी भाषा का ऐसा पतन नहीं हो सकता दूसरी भाषा के आने से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ होगा, संकीर्णता और सहिष्णुता होगी। अगले क्वेश्चन की यहाँ बात करें, यहाँ क्या है कि लिंग एक है, तो लिंग एक क्या करता है, मनोवैज्ञानिक इकाई है, ऐसा कुछ नहीं है। मनोविज्ञान से मतलब मन का विज्ञान, तो लिंग का कोई मतलब ही नहीं। आर्थिक अवधारणा, ये भी गलत है। अर्थ से क्या मतलब पैसे से लिंग का क्या लेना देना। ठीक, जैविक निर्धारण भी नहीं, क्योंकि जैविक में सिर्फ और मतलब यहाँ पे इंसानों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मतलब जानवर, इंसान, पशु पक्षी सबकी बात हो रही है। तो लिंग क्या करता है, एक सामाजिक निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक मेल होता है एक फीमेल होता है, इसके जुड़ने से समाज का निर्माण होता है। तो किसके कारण होता है, लिंग के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या है, लिंग जो है सामाजिक निर्माण का कार्य करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं कहा है, तो हमें ऑप्शन को चेक करना है कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। अब पहला ऑप्शन की बात करें, अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार का विचार करना। आप जो पढ़ा रहे हैं या जो बोल के समझा रहे हैं उससे हर बच्चे को समझ चीज़ें आना चाहिए। ठीक, तो ये सही है हमारा। दूसरा क्या है, भिन्नताओं को पहचानना और सम्मान करना, ये भी सही है, क्योंकि अब व्यक्ति भिन्नता देखेंगे और उनका सम्मान करेंगे तभी तो सारी चीज़ें हो पाएंगी। तीसरा क्या है, विविध शैक्षणिक भिन्नताओं का प्रयोग करना, ये भी ठीक है, क्योंकि अब व्यक्ति भिन्नता को अगर देख रहे हैं, कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई बच्चा बहुत पढ़ने में तेज़ है, उसके हिसाब से अपनी भिन्नताओं, जो शैक्षणिक विधि है उसकी भिन्नताओं को मतलब अलग अलग विधियों का प्रयोग करके आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो ये तो सही ऑप्शन माना जाएगा व्यक्ति भिन्नता के हिसाब से। ठीक, चौथे के ऑप्शन की बात यहाँ पे करें तो यहाँ क्या दिया, छात्रों में कमियों को पहचानना और उन्हें ठीक कर देना। अब देखो छात्रों में कमियों को पहचानना और ठीक करने क्या, डायग्नोसिस, उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक, व्यक्ति भिन्नता नहीं है, तो आप किसी एक छात्र की कमी को देखें उसको सही कर दे और आपको लगा कि हाँ ऐसा ही हो गया, तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि व्यक्ति भिन्नता की बात हो रही थी। हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो 3 ऑप्शन हमारे सही है, तो ये गलत, क्योंकि इसमें आपसे पूछा था कौन सा प्रभावी नहीं है व्यक्ति भिन्नता के लिए, तो यही नहीं होगा, क्योंकि छात्र में कमी को पहचानना उन्हें ठीक करना, ये क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का उदाहरण है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्या दिया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के तहत निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का आकलन नहीं करता। अभी बताओ, अगर किसी का आप व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, चाहे वो सतत हो या व्यापक हो, तो उसमें क्या चीज़ जरूरी नहीं है। देखो, एक इंसान के अंदर अनुशासन होना जरूरी है, सहयोग की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, स्वच्छता की भावना होनी चाहिए, बट चित्रकारी क्या है, ये कला है, एक आर्ट है,
ये एक उसका मतलब एक कौशल है। तो इसके अंतर्गत ये नहीं है कि अगर मूल्यांकन आप कर रहे हैं तो उसमें दिया ना कौन सा आकलन नहीं हो सकता है, तो आप उसके अनुशासन को देखें, किस तरह उसका अनुशासन है, किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, सहयोग क्या, स्वच्छता क्या है। बट चित्रकारी थोड़ी मतलब कितना पढ़ने में तेजी से हमसे मतलब नहीं है, पढ़ने से मतलब तो है, बट चित्रकारी में कितना है, या खेलने में किसी पर्टिकुलर एक गेम में, क्रिकेट को बहुत अच्छा नहीं खेल पाया लेकिन किसी और गेम में अच्छा होगा, ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारे, क्योंकि इसमें यही पूछा था कौन सा आकलन का तरीका गुणवत्ता का आकलन नहीं करता, क्योंकि इसमें गुणवत्ता इंसान की नहीं दिखाई, ये तो उसकी कौशल हो गया, ठीक, कौशल और गुणवत्ता में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ठीक, ये क्वालिटी हो गया, ये उसका एक टैलेंट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि पूर्ण ग्रेडिंग से मतलब पूरी तरह ग्रेडिंग जो सिस्टम है, छात्रों के प्रदर्शन के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा संदर्भ बिंदु होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पूर्व निर्धारित मानक। अब पूर्ण ग्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, किसी बच्चे का आपको आकलन करना हो तो पहले से आपको फिक्स मानक रखना होगा कि हाँ यहाँ तक हम बच्चों को देखेंगे, ठीक, जैसे आप फिक्स कर दिए, जैसे मान लो आपने एक मानक फिक्स कर लिया, यहाँ से यहाँ इसके बीच में ही जो बच्चा आएगा वो ठीक ठाक होगा, ऊपर वाले को हम बहुत अच्छा मान लेंगे और नीचे वाले को थोड़ा सा हम देखेंगे हाँ ये लोअर में जा रहा है, ठीक, ये निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पे आपको नंबरिंग नहीं करना, ग्रेडिंग का मतलब 1 2 3 4 5 नंबर नहीं देंगे। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कोई बच्चा 1 नंबर पा रहा है, कोई 9 नंबर पा रहा है, तो इसके अंदर हीन भावना आ जाएगी, नहीं मैं तो 1 ही पाया हूँ, या उसको बच्चे को चिढ़ाएंगे तुम तो 1 ही पाए, ठीक, ये चीज़ें ना हो, इसलिए क्या एक मानक तैयार कर दिया जाता है, ठीक। तो इसके बीच में जो बच्चा रहेगा वही हमारा मतलब ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व निर्धारित मानक, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की यहाँ बात करें, यहाँ पे क्या दिया, समान संभावना। अब देखो जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम की होता है वहाँ संभावना का कोई मतलब नहीं है। तीसरा क्या है, मानक का निर्धारण ऊपर से नीचे की ओर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऊपर से नीचे की ओर करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप यहाँ टॉप पे बच्चों को एक रख दिए, ठीक, और यहाँ पे कह दिए कि ये बच्चा सबसे यहाँ टॉप पे है, दूसरा बच्चा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा, तो जो यहाँ पे बच्चा रहेगा उसको इसको देख के थोड़ा सा मतलब बुरा लगेगा, तो यहाँ पे पहुँच गया, उसके मन में हीन भावना आएगी। तो आपको प्रतिस्पर्धा नहीं यहाँ पे करना है, ठीक, तो ऊपर से नीचे का निर्धारण भी नहीं करना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन की बात यहाँ पे करें, यहाँ पे क्या है, विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए मनमाना। अब देखो मनमाना ढंग आ गया, तो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक, मनमाना ढंग से सॉरी मनमाना ढंग क्या है, हमारा निगेटिव वर्ड, इसलिए हमारा गलत हो। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, एक पूर्व निर्धारित मानक होना चाहिए, उसके बाद जो भी ग्रेडिंग उसके अंतर्गत बच्चे हैं उसको आप ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से करके उनको ग्रेडिंग सिस्टम ला के सुधार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ क्या दिया, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, तो ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो अगर ऐसा करना सबसे अच्छा तरीका कौन सा, पहला देखते हैं हम, चौथा ऑप्शन देखें, अगर कक्षा के किसी एक विद्यार्थी द्वारा नियंत्रित करवाना, मतलब एक किसी को मॉनिटर बना दो उसी से पूरा नियंत्रित करवाए, तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जो भी करना आपको करना है। तीसरा क्या है, कहानी कथित विधि द्वारा, आप उनको कहानी सुनाओ, क्या बच्चे तत्परता उनके स्तर आ जाए, पढ़ने को उनको खूब मन करे, हाँ थोड़ी सी इच्छा जगेगी लेकिन तत्परता स्तर जो है, मोटिवेशन जो नहीं बढ़ेगा इससे। तीसरा क्या है, कक्षा में इंडोर गेम आयोजित करना। अब कक्षा में आप मतलब दौड़ाल खिला दो या उठक बैठक करा, तो ये सब बहुत सारी गलत चीज़ हो जाएंगी। पहला क्या, विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवा कर। अब देखो एक्टिविटी आ गया ना, क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी कराकर, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है कि संबंधित सृजनात्मक मतलब जो कक्षा आपकी चल रही है उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करा के कक्षा को संगठित करवा कर, तो उससे क्या होगा, बच्चा एक्साइटेड हो जाएगा, अच्छा अब क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक्टिविटी करा दिया आप। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया है कि श्रवण बधिर बच्चे प्रदर्शन करते हैं, किस चीज़ का प्रदर्शन करते हैं, स्पर्श कौशल में बाधाएं। अच्छा जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है, किसी को छूने में उसको दिक्कत हो जाए, उसको कोई छू, उसको पता चल जाएगा ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, उसको उसमें थोड़ी बाधा आएगी, उसको कोई छुएगा तो उसको पता चल जाएगा, तो ये बाधा नहीं आएगी, ठीक, ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, व्यक्तियों के स्व देखभाल कौशल में बाधाएं। अब देखो अगर बच्चा मतलब सुन नहीं पा रहा है तो क्या एक दूसरे की देखभाल नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चारों ओर आने जाने में, श्रवण बाधित है, अंधा थोड़ी है कि उसको चारों ओर आने जाने में बाधाएं होगी। हाँ ये हो सकता है भाषा द्वारा संचार में बाधा है, क्योंकि अब देखो भाषा द्वारा का मतलब क्या, अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा, आप बोलेंगे कुछ समझ ही नहीं पाएगा, तो भाषा के संचार में जो बाधा है वो ये हो सकता है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन सबसे कौन है, पहला। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्या दिया है, समावेशी शब्द में असाधारण बच्चों का अर्थ है। अब समावेशी शब्द आ गया मतलब चाहे प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे बुद्धिमान, पिछड़ा, मानसिक रूप से मंद हो, चाहे एकदम बेवकूफ़ टाइप का कोई भी बच्चा हो, चाहे बहुत ब्रिलियंट हो, चाहे बहुत कमज़ोर हो, सभी समावेशी शब्द में आएंगे, ठीक। अगर ये आ गया तो समझ लो वही होगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, असाधारण बच्चों का अर्थ क्या है, मानसिक विकलांग बच्चे, ऐसा नहीं, क्योंकि असाधारण में मानसिक नहीं आएगा, ठीक, ये हो गया। कम IQ वाले बच्चे, ये भी नहीं होगा।
कुपोषण की समस्या वाले बच्चे, ये भी नहीं होगा हमारा। तो चौथा हो जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिभाशाली भी आएंगे। असाधारण मतलब कोई साधारण नहीं है, सब कोई प्रतिभाशाली है, कोई बुद्धिमान है, कोई पिछड़ा है, कोई मानसिक रूप से मंद है, कोई बहुत ब्रिलियंट है, कोई एकदम बेवकूफ़ है, किसी कुछ नहीं आता, मतलब बहुत सारी चीज़ें। मान लो कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, सारी चीज़ें यहाँ क्या होगी? समावेशी। समावेशी शब्द आने का मतलब सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, चाहे जो भी हो, ठीक, चाहे किसी भी हाल में हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा? चौथा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्या दिया है? हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? कोई शिक्षा नहीं जानी चाहिए, गलत हो गया। अब जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसको आप पढ़ाएंगे नहीं, तो गलत हो जाएगा ना। केवल व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या? उनको किसी व्यवसाय को सिखा दो और उसमें उसको लगा दो, पढ़ाई लिखाई से कोई ऐसा नहीं है, ठीक। उनको भी अधिकार है, अभी बताया ना, सबको शिक्षा, सबको ज्ञान देना है। तीसरा क्या? अलग करके भिन्न विद्यालय में रखें। ऐसा कुछ नहीं, अलग करके भिन्न विद्यालय में उनके अंदर हीनता का भाव होगा। देखिए, एक अच्छे लोग जो सिंपल मतलब है वो अच्छे जगह पढ़ रहे हैं और हमको अलग स्कूल में डाल दिया, तो ऐसी चीज़ें नहीं आना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपको सबको साथ में लेकर चलना है। चौथा क्या? विशेष व्यवस्था वाले नियमित प्रावधानों में शामिल करें। अब देखो, जो नियमित स्कूल चल रहे हैं उसी में कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्थाएँ को चेंज करके उनके हिसाब से, मान लो हैंडीकैप्ड है तो वहाँ थोड़ा व्हील चेयर वगैरह या स्टेयर वगैरह सही से बनवा दिया जाए, तो विशेष व्यवस्था इसी का मतलब, विशेष व्यवस्था करके नियमित प्रावधानों में शामिल करें, ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आई थिंक चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्या दिया है कि एक रचनात्मक शिक्षार्थी को संदर्भित करता है। रचनात्मक मतलब जो बहुत अच्छा क्रिएटिव हो। अब कौन सा बच्चा क्रिएटिव होगा? जो बहुत बुद्धिमान होगा, ठीक। जो बहुत बुद्धिमान होगा वो क्रिएटिव, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। जो बहुत बुद्धिमान है वो जरूर थोड़ी वो क्रिएटिव होगा। कला और पेंटिंग में बहुत प्रतिभाशाली होगा। अब देखो, जो बहुत रचनात्मक मतलब बहुत क्रिएटिव है, सिर्फ कला और पेंटिंग में जो अच्छा होगा तो वही क्रिएटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। पहले ऑप्शन की बात करें, परीक्षा में लगातार अच्छे अंक प्राप्त, जो परीक्षा में लगातार अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है तो रचनात्मक थोड़ी कह सकते हैं आप। हो सकता है अच्छे अंक प्राप्त कर पा रहे हैं बट उस खेल में बेकार हो। क्रिएटिव का मतलब हर क्षेत्र में क्रिएटिव हो, एक नए नए आइडिया आप आराम सोच सकता हो, तो क्या हो जाएगा? पास सोच और समस्या समाधान करने में जो अच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं? रचनात्मक शिक्षार्थी कहते हैं, ठीक। जो क्रिएटिव जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? पास सोच वाले होते हैं, मतलब उनकी सोच जो बहुत सिंपल होती है और थोड़ा सा ऊपर या आगे पीछे हर चीज़ सोच के काम करते हैं और समस्या समाधान में बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है आपसे हो जाएगा? दूसरा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ऑप्शन गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, और ऑप्शन सही हो रहा है क्यों सही हो रहा है। यहाँ पर दिया प्रतिभावान बच्चे, जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा शांत और सुखी रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो प्रतिभावान बच्चे हैं सुखी तो रहते बट ऐसा जरूरी नहीं हमेशा शांत ही रहें। दूसरा क्या है? हमेशा असाधारण व्यवहार करते हैं। ऐसा थोड़ी कि जो मतलब जो बहुत ब्रिलियंट या प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी कि छत पे कूदना शुरू कर देंगे, मतलब असाधारण व्यवहार का मतलब है कुछ भी ऐसी एक्टिविटी मतलब जो सिंपल ना हो, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या है? समस्या को जल्दी हल करते हैं। ये हो सकता है वो समस्या को बहुत जल्दी हल करते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से लेकर हो या रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत जल्दी समस्या ढूंढ लेते हैं। किसी भी कार्य को जल्दी से पूरा करते हैं, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। किसी भी कार्य को जल्दी से पूरा करते हैं, ये कर सकते हैं बट ये क्या समस्या को जल्दी हल करते हैं, हमारा बेस्ट ऑप्शन ही है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? तीसरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का अंतिम चरण है? अंतिम चरण का मतलब क्या है? अगर आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, पढ़ाई कर रहे हो, करने के बाद उसको आप ग्रहण कर रहे हो, फिर ग्रहण करने के बाद आप धारा प्रवाह हो गए उसमें, ठीक। उसके बाद उसको आप देख रेख कर रहे हो। अधिग्रहण करने के बाद सारी चीज़ें होने के बाद जब आप अपने ज्ञान को किसी दूसरे को दे रहे हो, ठीक, या आपके कोई ज्ञान का अनुकूलन कर रहा है, मतलब आपके ज्ञान का कॉपी कर रहा है, आप किसी को बताने लायक हो गए, तभी तो अधिगम पूरा माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रख रखाव नहीं हो सकता हमारा, ठीक। प्रवाह ये तो बीच का पार्ट है, जब अधिगम करें उसी दौरान होता है। अधिग्रहण मतलब जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको समझ पा रहे हैं। अब मेन चीज़ आता है अनुकूलन। अगर आप जो पढ़े हैं दूसरों को समझा पा रहे हैं, ये आपका कोई अनुकूलन करना शुरू कर दे, ठीक, तो समझ जाइए आपका जो अधिगम है वो अंतिम चरण में है, ठीक है। या आप खुद से एक मतलब कोई भी कंडीशन रख रहे हैं आप सिचुएशन को और उसको आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब अनुकूलन के साथ सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप दिया कि रोहिणी एक नवप्रवेशी छात्रा है, मतलब एक रोहिणी है नाम की लड़की है, नई छात्रा है, कक्षा के साथ समायोजन करने में असमर्थ है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? मतलब एक नई छात्रा है, पहले दिन क्लास में गई है और सबसे बात नहीं कर पा रही है, असमर्थ कर पा रही है, तो आप शिक्षक रूप में क्या करेंगे? उसे छोटे समूह कार्य देंगे और पर्यवेक्षण करेंगे, कार्य और नहीं देंगे, क्योंकि आप टीचर है तो आपको ऐसा कुछ करना ताकि उसको कुछ ना करना पड़े, उसका काम भी हो जाए। तो छोटे समूह में कार्य देंगे तो होगा 2-3 लोग से बच्चे समझ पाएंगे, और पर्यवेक्षण करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपको क्लास को निर्धारित करना है, क्लास में जितने बच्चे हैं सबको देखना है। तो सिर्फ छोटे समूह में इतने लोग से अगर बात भी कर पाए, इतने लोग फिर भी असमर्थ है बात करने में ना, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें, यहाँ पे कारण को ज्ञात करने की कोशिश करें, ये हो सकता है। थोड़ा आगे चढ़ते हैं, उसे
समय पर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, उसको छोड़ेंगे नहीं। आप एक टीचर है तो आप उसकी हेल्प जरूर करेंगे। अभिभावकों को बोला, ये भी गलत हो गया। अगर आप सोचो, अब यहाँ पे देखिए कारण को ज्ञात करने की कोशिश करें। अब कारण ज्ञात करने का मतलब क्या है, वो क्यों नहीं बोल पा रही। अगर नई छात्रा है तो क्या रीज़न हो सकता है, नए बच्चों उनसे बोलने में दिक्कत है, क्या करो आप पुराने बच्चों से उनसे मिलवा दो, ठीक, या आप खुद ज़्यादा उनसे बात करो और बच्चों से भी इधर उधर बात करवा दो आप, ठीक, जो भी करना आपको ही करना। जब ऐसे करेंगे तो उनका एक बॉन्ड बन जाएगा और वो जो समायोजन असमर्थ हो रहा है वो आसानी से कर लेगी। तो कौन सा ऑप्शन है आपसे हो जाएगा, कारण को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे क्यों वो नहीं बोल पा रही है, ठीक, ये हो गया। इस क्वेश्चन की बात की, यहाँ क्या क्या दिया है, शिक्षण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं आपको देखना है। तो अगर इसमें देखिए शिक्षण एक परस्पर अंतःक्रिया है जो कि सही है, शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया, ये भी सही है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया, ये भी सही है, शिक्षण प्रक्रिया केवल आगे आप गलत हो गया, ऐसे ही केवल कक्षाओं तक सीमित, शिक्षण आप सिर्फ और सिर्फ कक्षाओं तक थोड़ी सीमित है और आपसे नहीं पूछा गया है तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, चौथा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया, बच्चों की गलतियों और गलत धारणाएं। अगर बच्चा कोई गलतियाँ कर रहा है और गलत धारणाएं उसके अंदर है तो क्या संकेत कर रहा है, क्या कर रहा है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बाधा और रुकावट है। अब ये बताओ, अगर कोई बच्चा मतलब पढ़ रहा है, उससे गलती हो रही है, उस गलती धारणा को बना के फिर वो सीख रहा है, सीख के आगे बढ़ रहा है, तो क्या उसकी प्रक्रिया में बाधा हो रही है, नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपेक्षा की जानी चाहिए, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया है, संकेत दें बच्चे की क्षमता वयस्कों की तुलना में बहुत कम है, ठीक, ये हो सकता है। बस हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब देखो, अगर आप ये मान लें कि संकेत दे कि बच्चे की क्षमता वयस्कों की तुलना में बहुत कम है, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे इतना ही सोचते हैं बट वो हमसे अलग सोचते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बच्चा है, सही हो जाए, क्यों, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद गलती कर रहा है, उसको सुधार के फिर आगे बढ़ रहा है, जो गलत अवधारणाएं हैं उसके अंदर वो खत्म होती जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो गलती कहाँ से करोगे, और जब गलती करोगे सीखोगे, सीखना ही तो सब कुछ है। अधिगम का मतलब ही है, शिक्षण अधिगम का मतलब ही है सीखना, और सीखोगे तब आप, जब आप करोगे और गलती करो, गलतियों से तो इंसान सीखता है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, चौथा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या दिया है, बच्चे द्वारा की गई त्रुटियाँ क्या दर्शाती हैं। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो क्या दर्शाती, निम्न बुद्धि, नहीं, ऐसा नहीं है, कम क्षमता, ये भी नहीं हो सकता, उसकी ज्ञान प्रजनन की क्षमता, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो चौथा क्या होगा, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। हम बताया ना, बच्चा जो है वयस्कों जैसा ही वो भी, वयस्कों जितना वो भी सोचता है, जितना एक बड़ा इंसान सोचता है उतना बच्चा भी सोचता है, बट उसका तरीका अलग होता है, तो गुणात्मक रूप से अलग होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। त्रुटियाँ क्या दर्शाती हैं, जैसे हम लोग बच्चों कमियाँ क्यों निकाल लेते हैं कि हाँ ये बच्चा ये गलत किया, क्यों, क्योंकि हम अलग ढंग से सोचते हैं और बच्चे सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, इसीलिए यहाँ पे दिए गुणात्मक रूप से अलग सोचते हैं। कौन, बच्चा सोचता है, किससे, बड़ों से। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, संज्ञान की परिभाषा क्या है। संज्ञान का मतलब क्या होता है, जो बच्चा एक अच्छा अनुभव हो, जिसके विचार बदल गए हों, जिसका पढ़ना लिखना ठीक हो, या जिसका सामाजिक अनुबंधन अच्छे से हो गया, तो वही हमारा क्या होगा, संज्ञान। हम कहते हैं ना गाँव में, हमारा लड़का संज्ञान हो गया, उनका लड़का सयान हो गया है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो क्या मतलब है, हमारे विचारों, अनुभवों, समझ के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया क्या है, संज्ञान है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन गलत नहीं, जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। अब बताओ कि सिर्फ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं है, ठीक, क्या है, विकासशील भाव एवं रुचि, उसका भाव और रुचि में ही सिर्फ विकास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। संज्ञान का मतलब हर एक विचार में, अनुभव में, समझ में, हर जगह वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और समझने की उसकी प्रक्रिया रहती है, ठीक। चौथा क्या है, संरचनात्मक एवं शारीरिक परिवर्तन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, परिवर्तन। आखिर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या दिया है कि अभिप्रेरणा और अधिगम अंतर संबंधित है, ठीक, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। पहले क्वेश्चन की बात करें, पहले ऑप्शन क्या किया, जिज्ञासा पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा अगर अब अंदर से उसके अंदर जिज्ञासा रहेगी तभी तो मोटिवेट रहेगा, तो ये हो सकता है, क्योंकि नहीं की बात किया है तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है, यह अधिगम के लिए एक उद्देश्य प्रदान करता है, बिल्कुल, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको मोटिवेट कर दिया तो आपको एक उद्देश्य मिल जाएगा, अच्छा हाँ ठीक, हमको ये लाइफ में करना है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक उद्देश्य प्रदान करता है। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें, एक उच्च स्थान प्राप्त करने में मदद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मोटिवेट कर दिया गया कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप ऐसे थोड़ी टॉप पे चले जाएंगे, तो उच्च स्थान प्राप्त करने में मदद बिल्कुल नहीं, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे दिया था कि सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये गलत है, जो कि यही सही हो जाएगा। कौशल और ज्ञान प्राप्त करना हो सकता है, क्योंकि अब प्रेरणा से ही तो आप कौशल और ज्ञान प्राप्त करेंगे, मोटिवेशन से ही तो करेंगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, तीसरा। क्यों, क्योंकि इसमें दिया था कौन सा सही नहीं है, तो उस हिसाब से एक उच्च स्थान प्राप्त करना मोटिवेशन से नहीं होता है।
इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ क्या कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। अब देखो अधिगम कौन कौन से प्रभावित करते हैं, या तो पर्यावरण करता है या तो हमारा अनुवांशिकता। तो अगर अनुवांशिकता जो हेरिडिटी का पार्ट है, क्या उसमें मनोभाव आ सकता है, आपका प्रेरणा भी आएगा और व्यक्तिगत लक्षण, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आएगा आपका हेरिडिटी के अंतर जो अनुवांशिकता है हमारा। और इन्वायरमेंट के अंदर क्या होगा, चाहे हमारे स्कूल हो गया, आसपास पड़ोस हो गया, किसके अंदर आएगी, ये हमारे पर्यावरण के अंतर आएगा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही, विद्यालय आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया आपको, क्योंकि अगर आपसे ये कहा है कि पर्यावरणीय कारक कौन सा, तो हमारा विद्यालय होगा, विद्यालय ही एक ऐसा कारक है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या दिया है कि अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्या है, मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा, बिल्कुल सही है, मनोवैज्ञानिक कारक से तो अधिगम प्रभावित होगा। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों द्वारा, ये भी सही है, जिसको हम बोलते हैं सोशियो कल्चरल, इससे भी सही हो सकता है। तीसरा क्या है, विद्यालय से संबंधित कारक, विद्यालय में जो चीज़ पढ़ाई लिखाई जा रही है उससे तो संबंधित होगा ना अधिगम, ये भी सही है। चौथे ऑप्शन में अध्यापक से संबंधित, अध्यापक जो पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, वो उससे भी संबंधित होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ए बी, आपके चारों कथन यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या कि शिक्षकों को अपने छात्रों के अधिगम के लिए अब प्रेरणा को कैसे बढ़ावा देना चाहिए। मतलब एक कोई छात्र है, अगर उसको आप मोटिवेट करना है तो कैसे करेंगे, यही पूछा है यहाँ पे। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा है, छात्रों को अधिगम में मदद करने के लिए प्रोत्साहन का उपयोग करना चाहिए, जो कि सही है। अगर आप उनको मतलब अधिगम बढ़ावा देना चाह रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना चाहते हैं, तो उनको आपको प्रोत्साहित करते हुए रहना चाहेगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और गलत क्यों हुआ, इसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए कि छात्रों को उन चीज़ों को पढ़ने देना जिनका परीक्षण किया जाना, बजाय उन चीज़ों को जिनका परीक्षण नहीं किया। अब ये बताओ, जिसका परीक्षण किया जाना उसको आपको ना पढ़ने दिया जाए, और जिसका परीक्षण नहीं करना उसको पढ़ने दिया, तो गलत हो गया बिल्कुल। ऐसे ही आसान परीक्षा देना, ये भी गलत है। छात्रों के परीक्षण को बनाए देना, मतलब उनको खुद से अपना कोई खोज करने देना, ये भी गलत है, क्योंकि आपको मोटिवेट करना है। तो जो कर रहे हैं उसको आप बताइए कि हाँ आप प्रोत्साहित करें, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक, तो उससे बच्चा मोटिवेट होगा, ना कि उसको छोड़िए आप अपना परीक्षण खुद करिए, खुद से मोटिवेट, ऐसा नहीं होता। ठीक, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा, पहला। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन का बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस किया। हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, तो आप थोड़ा वीडियो की स्पीड को बढ़ा के देख लीजिएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए तो ठीक, अगर नहीं आए तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक समझ विकसित होगा यहाँ पे। ठीक, और पूरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपसे एग्जाम में पूछा क्या गया, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, बट आपकी समझ विकसित हो गई तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लग रही है, जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं, आपको सच में अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहें। तो थैंक यू, जय हिंद।